ओके, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था कि हमारे पास मोबाइल जो है वो उसमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लाइक उसमें जीपीएस होता है, दूसरी डिवाइसेज़ होती हैं जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी को और आपकी लोकेशन से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको अ, एनेबल करती हैं हमारे लिए, और ये किस तरह से ज़्यादातर कम्युनिकेट करते हैं वायरलेस या सेलुलर नेटवर्क्स जो हैं उनके ज़रिए करते हैं। इसमें 2 मेजर आपको पता है कि ग्रुप्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एक एप्पल है और दूसरा गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, उसमें इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो कॉन्सेप्ट है, इसमें होता ये है कि आपके पास एक सर्वर, एक या एक से ज़्यादा सर्वर मशीन्स होती हैं और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्वर को, सर्वर हर वक़्त जो है वो लिसन कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए। जब भी उसके पास कोई रिक्वेस्ट आनी है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस रिक्वेस्ट को जो है वो सर्व करना है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं, हमारे वेब सर्वर हैं, जब भी हम google.com जो है उसको खोलते हैं, तो गूगल के जो वेब सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं। इसी तरह फेसबुक है, इसी तरह दूसरी जितनी भी वेबसाइट हैं सबके लिए यही। उसके अलावा हमारे पास फाइल सर्वर्स हैं, जो जहाँ पे हम अपनी फाइल्स जो हैं वो रख सकते हैं। ये यूजुअली जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, इसमें फाइल सर्वर्स होते हैं। जिसपे स्टूडेंट्स को एक ड्राइव बना के दे दी जाती है, एक सेंट्रल डिवाइस है, जो कि डेडिकेटेड आपके लिए है, लेकिन आपका डाटा जो है वो लोकल सिस्टम के ऊपर स्टोर नहीं है, बल्कि आपके पास रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर है। इसी तरह आपके पास डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, लाइक आपने एक जो जगह पे एक डेटाबेस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और बाकी सारे सिस्टम है, जब भी उन्होंने डाटा जो है वो स्टोर करना है या उसको रिट्रीव करना है, तो उसी डेटाबेस सर्वर्स को अपनी रिक्वेस्ट जो है वो भेज रहे हैं। उसके बाद है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है उसमें हर एक जो पार्टिसिपेंट है वो क्लाइंट भी होता है, वो सर्वर भी होता है, यानी सबका जो रोल है वो सिमिलर है। इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। इसमें आप सबसे पहले तो ये है कि आप ज्वाइन करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। उसके बाद अगर आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसको आप ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सबको कह देते हैं जी कि मुझे ये चाहिए। अब जो भी उस रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने एज़ ए पीयर जो है उस नेटवर्क को जॉइन किया, तो दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप भी इस नेटवर्क पे हैं और आप भी कोई रिक्वेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रिए आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं यूजिंग डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने नैपस्टर, नोटिला और वॉइस ओवर आईपी स्काइप का जो दिया हुआ है। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर जो है किस तरह से काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूँगा कि आप लोगों में से ज़्यादातर जो है उन्होंने टोरेंट्स जो है उनको यूज़ किया होगा। बिट टोरेंट्स के ज़रिए या यू टोरेंट्स के ज़रिए या किसी भी टोरेंट का जो सॉफ्टवेयर है। तो जो टोरेंट्स का नेटवर्क है वो पीयर टू पीयर है। उसमें आपको पता है कि आप करते क्या हैं कि आप जो है वो फाइल्स डाउनलोड करते हैं, बुक्स डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं। तो उसका उसमें होता ये है कि जैसे-जैसे आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने वो फाइल जो है वो अवेलेबल रखी हुई है अपलोड करने के लिए। तो आप इन अ सेंस आप क्लाइंट भी हैं और आप उसी टाइम के ऊपर आप जो है सर्वर। तो इस तरह के नेटवर्क जो है उनको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें होता ये है कि मल्टीपल जो कंप्यूटर हैं वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में शेयर कर देते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर देते हैं, और उसके बाद जो यूजर जो है वो किसको यूज कर रहा होता है कि उन्हीं हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। वर्चुअल मशीन्स जो है वो हर एक यूजर को डेडिकेट कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ही यूजर जो है उसको एक वर्चुअल मशीन चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए। तो सबसे जो इसकी फेमस एग्जांपल है या जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो अमेज़न है का EC2 है। इसके अलावा भी गूगल का भी अपना एक क्लाउड है, उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट है का है उसका भी अपना क्लाउड है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो अमेज़न का है। अब इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि पब्लिक क्लाउड हो सकता है, जिस तरह अमेज़न का क्लाउड है, गूगल का क्लाउड है या माइक्रोसॉफ्ट का है, कि वो आपसे
कुछ चार्जेस लेते हैं जितना आपने यूज करना है, जितना आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, जितनी आप स्टोरेज यूज कर रहे हैं, जितनी आप मेमोरी यूज कर रहे हैं, जितना आप ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको पे करना है। प्राइवेट क्लाउड ये है कि अगर आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे, लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी फैसला करती है कि हमने अपना एक क्लाउड क्लाउड बनाना है, तो वो बना लेगी, उसके रिसोर्सेज विद इन यूनिवर्सिटी ही अवेलेबल होंगे। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये है कि उसका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट है और कुछ पार्ट जो है वो पब्लिक है। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आता है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस आता है। तो इसको हम बॉटम से शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में होता ये है कि आप जो बेयर बोन रिसोर्सेज़ होते हैं, वो यूजुअली आप दे रहे होते हैं। लाइक आप वहाँ पे प्रोसेसिंग पावर दे रहे होते हैं, आप रैम दे रहे होते हैं, उसके अलावा आप स्टोरेज दे रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप जो एंड यूज़र है उसको अवेलेबल प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस का मतलब क्या है कि इसमें सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो आप रेडी आपको मिलता है। लाइक आप ये कहते हैं जी कि मुझे एक ऐसी वर्चुअल मशीन चाहिए क्लाउड के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो लाइनक्स इंस्टॉल्ड हो, जिसके ऊपर जो है वो पाइथन जो है वो इंस्टॉल्ड हो, जिसके ऊपर जो है वो पाइथन की फलाँ-फलाँ लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो और उसके ऊपर मैंने अपना कुछ काम करना है, मैंने कुछ एप्लीकेशन जो है वो रन करनी है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस है कि जिसमें आपको ऑपरेटिंग हार्डवेयर तो है ही है उसके बैकएंड के ऊपर। हार्डवेयर प्लस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सम सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो अवेलेबल होता है जिसके ऊपर आप फर्दर डेवलप कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्या है? इसमें जो आपका एंड यूज़ होने वाली चीज़ है, वही चीज़ आपको अवेलेबल है। लाइक आप ये कहते हैं कि मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए जिसके ऊपर जो है वो कोई ब्लॉग प्लेटफ़ॉर्म जो है वो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इंस्टॉल हुआ हुआ हो। मैंने उसके ऊपर अपना जो है ब्लॉग एप्लीकेशन जो है वो रन करनी है। जिस तरह फेमस आपके पास जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस के ज़रिए आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास वहाँ पे हार्डवेयर भी हो, आपके पास वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो, प्लस वहाँ पे ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल्ड हो वर्डप्रेस की जिसके ज़रिए आपका ब्लॉग वहाँ पे बना हो। आप जस्ट वहाँ पे जाएँ और अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको लिखना है और उनको पब्लिश करना शुरू करें। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की कि यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए जो पब्लिक क्लाउड है वो होंगे, यूज़र की रिक्वेस्ट जाएँगी, ये क्लाउड क कस्टमर जो है उसका इंटरफ़ेस होगा। यहाँ पे क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज़ होंगी, मैनेजमेंट सर्विसेज़ होंगी, वो किस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, वो आपके स्टोरेज को मैनेज कर रही हैं और आपकी जितनी वर्चुअल मशीन्स हैं उनको मैनेज कर रही हैं। तो जो वर्चुअलाइज़ेशन का हमने जो कांसेप्ट पढ़ा था, ये लॉजिकल एक्सटेंशन है उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसमें आप रिसोर्सेज़ को यूज़र्स के लिए अवेलेबल करते हैं थ्रू वर्चुअल मशीन्स। यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज़ को आप इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आपके पास 3 कंप्यूटर हैं, तीनों की प्रोसेसिंग जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ है, तो कंबाइंड जो है वो आपके पास 9 गीगाहर्ट्ज़ बन गई। अगर तीनों की मेमोरी जो है वो 10-10 जीबी है, तो कंबाइंड मेमोरी आपके पास 30 जीबी बन गई। इसी तरह आप बाकी रिसोर्सेज़ को भी ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद आपने वर्चुअल मशीन बनानी है, आप 30 वर्चुअल मशीन उसके ऊपर जो है वो दे सकते हैं। हर एक को आप थोड़े-थोड़े रिसोर्सेज़ दे के उसके ऊपर चला सकते हैं और आपकी हर एक वर्चुअल मशीन जो है वो डिफरेंट यूज़र या डिफरेंट क्लाइंट जो है उसको यूज़ कर रहा है। रियल टाइम और एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे तो एक ही तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम है वो यूजुअली उनका इंटरफेस जो है वो काफ़ी कम होता है, यूज़र से बहुत कम इनपुट लेते हैं। इसमें आपका जो माइक्रोवेव ओवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप देख सकते हैं, आपके पास गाड़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन का जो मॉडर्न वॉशिंग मशीन है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं। रियल टाइम जो सिस्टम्स होते हैं वो भी यूजुअली एम्बेडेड ही होते हैं, लेकिन उसमें एक साथ एक और कंस्ट्रेंट होती है जो कि उसके जो जितने भी टास्क हैं वो टाइम क्रिटिकल। टाइम क्रिटिकल का मतलब ये है कि अ टास्क डन लेट इज़ अ टास्क डन रॉन्ग। यानी अगर आप किसी भी टास्क को उसके कंस्ट्रेंट के बाद जाके उसको सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं। इसमें आपके जो एयरक्राफ्ट हैं, जो रॉकेट्स हैं, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको आप कहते हैं कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फ्री ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं। लाइक आप लाइनक्स के डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको फ्री ऑफ चार्ज यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। लेकिन लाज़मी नहीं है कि हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री है वो ओपन सोर्स भी हो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है? सोर्स कोड अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आप उस सोर्स कोड को ले सकते हैं
उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसको मॉडिफिकेशन करने के बाद आप उसको किसी भी तरह से अपने किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या एकेडमिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो GNU लाइनक्स और BSD यूनिक्स है। GNU लाइनक्स जो है वो ये करती है कि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, उसके कर्नल का कोड अवेलेबल कर देती है। अब उस एक लाइनक्स के कोड, कर्नल के कोड को लेके लोग क्या करते हैं कि उसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बना देते हैं, जो कि जिनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होती हैं, कुछ जो है वो पेड होती हैं। लाइक अगर आप लाइनक्स की एग्जांपल लें तो उसमें ubuntu जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, CentOS जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन रेड हैट लाइनक्स के जितने भी वर्जन्स हैं, आल्दो कि वो अपनी बेस के ऊपर अपने कोर के अंदर उसी कर्नल को यूज कर रहे हैं जो कि GNU लाइनक्स ने लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज देने के बाद उसको कमर्शियल कर दिया। अब उसके जो लाइसेंस के पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ये एक एंड के ऊपर, चैप्टर एंड के ऊपर एक नोट है, इसको आप देख लें। इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ये यूनिक्स और BSD के बारे में है ज्यादा। फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 एंड होता है और एंड के ऊपर कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट का आपको पता है कि पहला जो नोड है वो दूसरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तीसरा चौथे को कर रहा है, एंड सो ऑन। डबल लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि एक फॉरवर्ड पॉइंटर है, एक बैकवर्ड पॉइंटर है। यही चीज जो है यहाँ पे सब में आपको मिलेगी। उसके बाद यानी यहाँ पे सब ये सारे बैकवर्ड पॉइंटर हैं, इस लाइन में नीचे जो है ये सारे हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड पॉइंटर हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास ये सारे फॉरवर्ड पॉइंटर हैं, लेकिन जो आखिरी डाटा पॉइंट है, आखिरी नोड है, वो हमारे पास स्टार्टिंग जो नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद बाइनरी ट्रीज हैं। बाइनरी ट्रीज का आपको पता है कि इसमें अगर आपने डाटा अरेंज करना है तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर 17 आया तो उसको आप रूट बना देंगे। 12 आया वो 17 से कम था तो उसको आप लेफ्ट पे ले जाएंगे। उसके बाद 35 आया तो उसको आप 17 के राइट पे ले जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी आता है तो इस तरह से आप बाइनरी ट्री को करते हैं। तो ये भी आपके पास जो है वो कर्नल का एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको कर्नल डिफरेंट जो पर्पसेज हैं उसके लिए यूज कर रहा है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस जो है कि ये ओ लॉग एन क्या है या ओ ऑफ एन क्या है, लेकिन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो मौजूद हैं। अगर आप ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है जिस चीज ये आपके डाटा स्ट्रक्चर का है, मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। ये वाले डाटा स्ट्रक्चर इस पॉइंट के ऊपर जब अगर डिटेल में किसी चीज को हम देखेंगे तो वो मैं आपसे पूछूंगा। तो इसका जो साथ वाले रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बाइनरी, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री के, उसमें रेड ब्लैक ट्री है वो भी आ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा उसको भी पढ़ें। ये आपके जो डिग्री के बाद का जो आपका टाइम होगा उसमें इस तरह की चीजें आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट। सर इसका कितना सिलेबस है? सिलेबस इसका काफी ज्यादा होगा। जितना टाइम है हमारे पास देखते हैं उसमें क्या हम कर सकते हैं। हैश फंक्शंस हैं या हैश, सर ये सेमेस्टर भी शॉर्ट होगा? आई थिंक आपका शायद अगस्त के तक जा रहा है, अगस्त तक। अच्छा, यहाँ पे आपका हैश मैप एक बना हुआ है। हैश मैप में यूजुअली आप एक हैश फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं, और उस हैश फंक्शन को आप एक की देते हैं, और की जो है वो आपको एक मेमोरी लोकेशन देती है। तो ये जिस तरह आपकी रैंडम एक्सेस होती है ना मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, कि आप किसी भी लोकेशन पे जाएं आपको डाटा मिल जाता है, तो ये हैश फंक्शन आपको यही देता है कि आप उसको की दे रहे होते हैं और वो डायरेक्ट उसी लोकेशन के ऊपर जाके जो है वो डाटा रिटर्न कर देता है, बजाय इसके कि वो पहले यानी आपने यहाँ से डाटा लेना था। तो अगर हैश फंक्शन ना होगा और अरे भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो पहले हम 0 पे आएंगे, वहां पे देखेंगे डाटा है, 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, यानी सीक्वेंशियल एक्सेस करना पड़ेगा। हैश फंक्शन किस चीज को अनेबल करता है? यूजुअली ये हमारी रैंडम एक्सेस को अनेबल करता है। इसमें एक चीज होती है जिसको हम कन्फ्लिक्ट भी कह देते हैं या कोलिजन कहते हैं, कि अगर हैश फंक्शन जो है वो दो कीज के लिए सेम ही वैल्यू देगा तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। तो किसी भी हैश फंक्शन का मकसद ये होता है कि उसने कोलिजन जो है उसको मिनिमाइज करना। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ लें। ये दोनों लेक्चर्स जो भी दोनों पार्ट्स में इनके वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करता हूँ।
नहीं है क्वेश्चंस, मेरा ख्याल है फिर इसको मीटिंग को खत्म करता हूँ मैं। सर जी बेटे। सर जैसे पिछले सेमेस्टर में आपने चेकिंग की थी एग्जाम की, वैसे ही इसी सेमेस्टर में भी एग्जाम वैसे ही अभी नहीं, होगी ना? एग्जाम मतलब अगर वही सिनेरियो होगा, अगर एमसीक्यूज ही होंगे तो फिर तो वही हो सकता है ना, उसके अलावा मैं क्या कर सकूंगा। नहीं सर, आपने इतनी कम सीजीपी दी है। सीजीपी को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं क्लास को कर रहा हूँ।